ये साल कामयाबियों का साल रहा है अल्लाह ताला के फजल से। इकोनॉमी ने रिवाइव किया है, इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो हम 8 फरवरी को भरपूर तरीके से यौम तामीर तरक्की के तौर पे मनाएंगे। 8 फरवरी यौम सियाह के तौर पर हम मना रहे हैं। इस दिन वोट की चोरी की गई और मैंडेट चोरी किया गया। 1971 में भी यही काम किया गया था, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। अब जहाँ पर भी हैं आपने भरपूर तरीके से निकलना है और जहाँ जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आप एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। खान साहब के हुक्म के मुताबिक यौम सियाह जो है वो ऑब्जर्व होगा और पूरे शदोमत से होगा, पूरे जोर शोर से होगा। बंदे बंद कर लो, बंदे उठा लो, रोक लो, कुछ भी कर लो। खान ने कह दिया है लोग बाहर आएंगे, हमेशा की तरह आएंगे। है यौम सियाह, आप ना माने, हम कहते हैं यौम सियाह है, हम इसको यौम सियाह के तौर पे लेते हैं और सारी जिंदगी लेते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल पर। 8 फरवरी को अब एक दिन बचा है दरमियान में 8 फरवरी के, और एक दिन से पहले सूरत यह है कि गवर्नमेंट 8 फरवरी के दिन को यौम तामीर तरक्की के तौर पर मनाना चाहती है, और दूसरी तरफ अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहती है। तो एक दिन के ऊपर इतना ज्यादा तजाद साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन दोनों की सेंटिटी जो है उसके ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है। तो जब इतना प्राइम इदारा हो और उसके ऊपर ट्रस्ट मुख्तलिफ हो तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इलेक्शन क्या, अगला आने वाला इलेक्शन भी कैसा होगा। तो 8 फरवरी के ऊपर इतनी ज्यादा डिवाइड क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस भी करेंगे। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कौमी एजेंडे पर इत्तफाक राय की एक प्रपोजल दी है। उनका यह कहना है, आज वो अडयाला जेल में थे, उनका यह कहना है कि सबको बैठ के कोई फैसला करना चाहिए, किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है कि वो मुल्क को चला सके। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गुफ्तगू है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसे भी सीरियस ले लेना चाहिए। तो ऐसी चीजें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आती है तो गवर्नमेंट उसे सीरियस क्यों नहीं लेती, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर के ऊपर क्रैक डाउन करने का फैसला कर लिया गया। पुलिस अब मेरा ख्याल है शायद आज की रात इन्हें तलाश करना शुरू कर दे। हर बार क्रैक डाउन, हर बार गिरफ्तारियां और फिर हर बार लॉन्ग मार्च, हर बार एहतजाज, फायदा क्या है इस मुल्क के लिए इन सारी चीजों के अंदर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और आज इनकी एक वीडियो भी बड़ी वायरल है। इनसे ये भी पूछेंगे कि इतने ज्यादा गुस्सा करने की क्या जरूरत है। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वफाकी वजीर हैं, और कराची में हमारे साथ हैं रफीजुल्लाह नियाजी साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफी तजियाकार। फैसल साहब सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा कि इसमें कोई शक नहीं कि आपको इजाजत मिलनी चाहिए थी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और आप वकील हैं उनको, लेकिन जो गुस्सा आपने किया कोई इट्स टू मच नहीं है? वैसे आई डोंट लाइक इट माई सेल्फ, मैं तो गुस्सा नहीं करता हूँ। ठीक है, समटाइम्स यू लूज योर कूल, मैं कोशिश तो करता हूँ कि सारा, लेकिन वो इस तरह का पहले 45 मिनट मैं बड़ा रेगुलर हूँ, और ये सारे लड़के जो जेल के हैं वो बेचारे हमें खामखा सामने आ गए। वो बड़े, हमारा एक बड़ा अच्छा कॉर्डिनल रिलेशन है। मैंने जब ये खत के कंटेंट जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को लिखा है उसे कंटेंट्स रिवील किए, तो आज मुझे उन्होंने, इवन माय जो मेरे लीगल टीम जूनियर एसोसिएट्स हैं उनको भी कहा कि आप जाएं। मुझे कहने लगे आपका नाम क्लियर नहीं है। ठीक है, मैंने कहा किसने अनक्लियर किया, क्यों अनक्लियर किया? बिकॉज मैं इमरान खान के सारे केसेस में डिफेंस कौंसिल और मुझे अडयाला जाना पड़ता है, और फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे काफ़ी देर बिठाए रखा। फिर मुझे सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में, वहाँ पे मैंने कहा जी सारे वकील भी जा रहे हैं, इवन अली जफ़र और वहीद अंजुम साहब जा रहे थे, उनको मैंने बताया कि मुझे नहीं आने दे रहे हैं, आप जज साहब को भी बताइएगा। जज साहब का भी ऑर्डर को कोई नहीं करते वो। तो फिर इमरान खान साहब ने तीसरी दफ़ा जाके ही पुट हिज फुट डाउन किए, जब तक वो नहीं आएंगे तो वो नहीं करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ में आती कि ये कौन लोग हैं जो ये फैसले कर रहे हैं पीछे बैठ के। मेरा तो सर सिंपल सा काम है, मैं तो जाता हूँ और जो इमरान खान साहब कहेंगे वो होगा। वो मुझे रोकें तभी, ना रोकें तभी, और वो सब मैं करता नहीं हूँ, मैं करना चाहता भी नहीं हूँ। मेरा तो अपना काम है एक, मैं उसे काम रखता हूँ। और कभी भी इस तरह की जो है मुझे खुद भी पसंद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हैंडल हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये फरमाइए कि ये वाकई लेटर लिखा है इमरान खान साहब ने, क्योंकि सुप्रीटेंडेंट साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी कोई खत जेल के अंदर से नहीं गया। नहीं, देखिए वो एक तो लेटर लिखा जा सकता है, उसमें कोई कबाहत नहीं है, जेल प्रिजन रूल्स में इजाजत होती है। ठीक है, कॉन्विक्ट्स को भी, अंडर ट्रायल को भी। लेकिन वो तो मांगनी पड़ती ना आपको इजाजत? नहीं, खत लिखना चाह रहा हूं, फिर वो चीजें सारे कैदी लिखते हैं, लेकिन अब वो खत का जमाना नहीं है। आप वो जैसे आप और चिट्ठी लिखते थे, मुझे याद है जब हम छोटे थे
तो मेरे अंकल आंटी वो लंदन में थे, तो वो खत लिखते थे तो हम उनको लिखते थे। ठीक। या फिर बाद में वो टेप रिकॉर्डर जब सऊदीया में लोग जाना शुरू हुए, ठीक। वो भी एक वो कैसेट्स रिकॉर्ड कैसेट्स होती थी। अब सर ये डिजिटलाइज है। अब ये जो खत खुला खत है, ठीक है, कोई सीक्रेट तो है नहीं। ठीक है। मुखातिब इसके आर्मी चीफ है, ठीक। लेकिन उनके कंटेंट जो है इट्स ओपन फॉर पब्लिक। ठीक। बुनियादी तौर पे वो 6 नुकात हैं, 6 कोर इश्यूज हैं इमरान खान ने जिनके ऊपर तवज्जो मबजूल कराई है कि ये वो वजूहात हैं जिससे अवाम में और फौज में दूरी पैदा हो रही है। और लेकिन ये फिजिकल खत नहीं गया आर्मी चीफ के पास, बस इसी तरह ओपन कर दिया गया। नहीं, ओपन ही होता है इसमें। देखें ना, आपने प्रोग्राम्स में आप भी काफी दफा गिला करते हैं कि जुबान सख्त नहीं इस्तेमाल की, तो ट्वीट पे ही होता है ना। तो हर वक्त तो ट्वीट जो है वो बिटर बिटर करके देखते रहते हैं, तो ये भी उसमें चला गया। फिर वो कोई सिक्योरिटीज रहे हैं, कोई उनकी तरफ से बयान भी आ गया कि जी वो ये है वो है जो आप लोगों ने सारों ने चलाया भी, तो वो खत तो रिसीव हो गया। तो खत ऐसे ही होता है। वो एक वज़ीर-ए-आज़म का खत, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म का खत है, वो बेसिकली कोर इश्यूज हैं जिनके ऊपर उनका ख्याल है कि आपने 2.5 सालों में जो पॉलिसी आपने रखी उसका आपको फायदा है। ये खुला खत है, ये खुला खत है और सबके लिए है। ठीक ठीक। शेख साहब आपकी तरफ आना है। सर ये फरमाइएगा कि 8 फरवरी आ रहा है और आपका ये क्लेम है कि देखें हमने अपनी इकॉनमी को बेहतर कर लिया है। आप साल के अंदर देखें पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है, कितना बेहतर स्टैंड कर रहा है, लेकिन जब 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाएगा अपोजिशन की तरफ से, तो फिर इस सारी तरक्की का क्या फायदा, इस तामीर का भी क्या फायदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का 1 साल का तल्लक है, देखिए ये फिगर्स हैं, कोई भी इनकार नहीं, इकोनॉमिक फिगर्स में तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। मसलन जो महंगाई में कमी हुई है, अब देखिए ना, ये तो फिगर्स स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की हैं और सब हम उसको एग्री करते हैं कि 28% से आज अगर 2-3% पे चला गया तो महंगाई सबसे बड़ा बुरान था। ये नहीं कि महंगाई कोई कम हुई है, महंगाई की जो इंक्रीज है, जो तब्दीली है, जो बढ़ोतरी है, वो उसमें कमी आई है। एक बहुत बड़ी बात है आवाम के लिए। तो मैं जाता हूँ, आज भी अपने हल्के से होके आ रहा हूँ, वहीं हल्के में तफसील से सैकड़ों लोगों को मिला हूँ, तो लोग इसमें बहुत खुश हैं कि महंगाई जो है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। फिर हमारे रिजर्व्स बढ़ गए हैं, इसमें भी कोई दो देखे ना, कोई ओपिनियन ही सेकंड नहीं है ना। फिर हमारी एक्सपोर्ट की फिगर जो है वो भी सबके पास है। तो इसके साथ साथ असल बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है जो बैंक का, वो 22% से 12% हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें बेहतरी 1 साल में मामूली बात नहीं है। इन चीज़ों की जो बेहतरी हुई है, ये डेडिकेटेड एफर्ट है, बड़ी मेहनत हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ग्रोथ को बेहतर करना है। ग्रोथ बेहतर होगी तो तभी लोगों के को बेनिफिट पहुंचेगा, उनके ज़्यादा उनके जेब में पैसा आएगा, या उनके खर्च करने के लिए उनके पास ज़्यादा सकत होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में तो कोई इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। अब तो ये यौम स्याह मना रही है, इसके बावजूद, और अगर लोग सड़कों पे आ जाएंगे दोबारा, तो फिर इस तामीर का क्या फायदा होगा, तरक्की का क्या फायदा होगा? नहीं, सड़कों पे आ जाएंगे तो उसके बाद जरा बता दीजिएगा ना जब आ जाएंगे। हालत तो ये है कि पिछला ये कोई पहली बार तो कर नहीं रहे। पिछली बार ये जो 26 नवंबर को हुआ तो पंजाब तो पूरे का पूरा, पंजाब में से कोई आया नहीं। हम तो अपने इलाकों में देखते हैं कोई मूवमेंट नहीं हुई। लोग देखिए इनके सपोर्टर है, ये तो नहीं हम कह सकते ये पॉलिटिकल पार्टी है और करोड़ों लोगों ने इनको वोट दिए हैं। मेरी अपनी फैसलाबाद डिवीजन में से 18 सीटों में से 15 सीटें इन्होंने जीती हैं, इनके एमएनए बैठे हैं वहाँ। तो इनकी सपोर्ट को लोगों ने इनको की है इलेक्शन में, तो इनके लिए अगर कॉल देंगे तो लोग आएंगे। कोई भी पार्टी जिसकी पॉलिटिकल सपोर्ट होती है वो कॉल देगा तो लोग आएंगे। वो तो कोई एक अब अलग चैप्टर है। जहाँ तक तरक्की का आपने पूछा, वाज़ेह तरक्की हुई। इन्होंने क्या किया था उस वक्त 2022 जो छोड़ के गए थे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था। कोई आपको किसी को इसमें शक है 2022 में हमारा जो डेफिसिट था, बहुत दो ही डेफिसिट होते हैं। एक तो बजट का डेफिसिट है जो फिजिकल डेफिसिट है, दूसरा आपके ट्रेड का जो डेफिसिट है। दोनों बैलेंस ऑफ पेमेंट में और फाइनेंशियल डेफिसिट दोनों ही इंतहा को पहुंचे हुए थे ना। आपकी इंपोर्ट जो है वो 75-80 बिलियन डॉलर थी और एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर थी। अब इंपोर्ट कम होके 60 अरब डॉलर तक होगी। ये मकसद ये तब्दीलियां आ रही है। बाकी ये मैं मानता हूं कि सबको मिल के मुल्क तो तब आगे बढ़ते हैं जब हम सबको, जो भी असेंबली में लोग बैठे हैं, इलेक्टेड लोग हैं, वो आपस में बातचीत करें। चार्टर ऑफ सही बात, वो सब मिल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। शेख साहब, बढ़ जाएगा,
सारे नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकेगा। नहीं साहब, आपकी तरफ आना। सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। उनका ख्याल ये है कि जो 26 नवंबर में वो अचीव नहीं कर सके, 8 फरवरी को कर लेंगे। तो मैं तो मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं, ना मुझे जायचों का निकालने आते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि जो हिस्ट्री होती है उसे अपने आप को रिपीट करना होता है, और जो एक ट्रेल होती है इवेंट्स की, अगर पहले इसी किस्म के वेरिएबल्स थे, यही कंडीशंस थी, यही हालात थे, और अगर कोई काम किया गया तो कितना कामयाब हुआ है। देखिए 8 फरवरी के बाद हम यहाँ हर वक्त डिस्कस करते हैं कि जी डी चौक के ऊपर धरने होने की अटेम्प्ट्स की गई, 3-4 जलसे हुए, लाहौर में भी कर चुके हैं 8 फरवरी के बाद जलसा, संजानी में भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ शहरों में कर चुके हैं, सवाबी में कर चुके हैं। लेकिन मत भूलें कि 8 फरवरी के बाद इमरान खान साहब पूरे मुल्क में कोई 4 लॉकडाउन की कॉल्स दे चुके हैं जो सदा बसरा साबित हुई थी। अब मैं कैसे मान लूं कि अब वो कोई कॉल कामयाब हो जाएगी? देखिए मुझे कुछ पता होना चाहिए ना। ये अब फैसला बैठे हैं, अब ज़ाहिर है कि इनको तो तहरीक इंसाफ का इतना उस तरह का जो इंसाइटफुलनेस नहीं होगी, लेकिन अमला तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उनके साथ इनके राब्ते हैं, वो बताएंगे कि इस दफ़ा चूंकि ये फैक्टर ऐड हो गया है इसलिए हमारा जो कामयाब होगा। हकीकत यह है कि मैं अगर हुकूमत पाकिस्तान की जगह हूँ तो यह अल्लाह ना भी हो तो मैं तो हर हालत में इनको खुली छुट्टी दे दूं। लाहौर के जलसे बजाय ये है कि जी दूध में मैगनेट डाल के दूं, मैं कहूँ करो जाके जलसा। वो बुनियादी तौर पे लाहौर का जलसा जो है करना बड़ा मुश्किल है मीनार पाकिस्तान में, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे तहरीक इंसाफ को। मतलब अगर बड़ा भी हो जाए तो अच्छी बात है ना, लेकिन करने दें। और उस दिन क्रिकेट मैच है, उसकी जगह सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर ले, उन इलाकों के अंदर बिल्कुल उसको कॉर्डन ऑफ कर ले। वैसे भी लाहौर में उन जगहों पे हमारी मोबिलिटी बंद हो जाती है, मैं तो उन दिनों घर से निकलती नहीं हूँ जब क्रिकेट मैचेज हो रहे होते हैं, क्योंकि पूरा लाहौर के अंदर ट्रैफिक का बुरा हाल होता है। तो करने दे, परली साइड पे लाहौर का जो है और जिस साइड पे जलसा करना है उसमें तो क्रिकेट मैच नहीं है, वहाँ इजाजत है। ये कि मैं हकीकत बताता हूँ, मैं बिल्कुल एक यकीन के साथ कहता हूँ, ये नहीं कि किसी बुक्स की वजह से, एनालिसिस की बुनियाद में कह रहा हूँ कि लाहौर का जलसा इनका बुरी तरह नाकाम होगा, इनकी हड़ताल बुरी तरह नाकाम होगी। मेरे कहने की वजह से ये कि इमरान खान साहब ने बराह रास्त ये कॉल्स 4 दफा दी हैं, कामयाब नहीं हुई। इमरान खान साहब को जितने नाकाम धरनों का, जितने नाकाम लॉन्ग मार्चेस का तजर्बा उनको है, पाकिस्तान में किसी सियासतदान को नहीं है। और पता नहीं है वो क्यों हर दफा ऐलान करते हैं और हर दफा उनको परेशानी होती है, हजीमत होती है और नाकामी होती है। ठीक हो गया। नहीं साहब, मैंने ब्रेक लेनी है। फैसल साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये कॉल जो है इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज मुख्तलिफ है जिससे आपको बहुत उम्मीदें हैं इस बार कामयाब हो जाएगी और इस बार ये गवर्नमेंट फारग हो गई? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे फैसल साहब ये फरमाइएगा, सर इतनी ज्यादा कॉल्स दी हैं आपने और हर कॉल का अंजाम को बहुत अच्छा नहीं हुआ और इस कॉल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको वाबस्ता हैं, बल्कि अगर आप देखें तो नई क़यादत जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है वो तो बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है। उनका ख्याल ये है कि बस देखिए हम करते क्या हैं इस बार। देखिए ये जो कॉल है ये तो हमारा 8 फरवरी को जो कौम का मैंडेट चुराया गया है, जो वोट की चोरी इलेक्शन कमीशन ने की है, जो फॉर्म 47 की हुकूमत बना के दी है, जो एक इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, हम उसके खिलाफ ब्लैक डे मना रहे हैं। बाकी भी इसी के खिलाफ था सर, बाकी सब भी देखें 3-4 कॉल्स हैं आपकी जो पीछे नहीं। इलेक्शन से हम आखिरी गेंद तक लड़ने के कायल हैं और हम लड़ेंगे और हम अपना एहतजाज करते रहेंगे। हमें ये जो नाकामी आपके नज़दीक हो सकती है, 80,000 बंदा सांबद आ गया, मुझे नहीं समझ में आती। 14 बंदे आपने शहीद कर दिए, नाकाम हुकूमत हुई कि वो तो अभी जैसे नाज़िर साहब कह रहे हैं, तो भाई मीनार पाकिस्तान पे जलसा नाकाम होता है तो करने दें। क्या ये हक तो है वैसे उसकी वजह ये है जब सब, उसकी वजह ये है कि ये हुकूमत अवामी मैंडेट से नहीं आई, ये पूरा एतमाद हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत जो है ये शेकी है और ये इसी वजह से डरते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी नहीं करने देते। आप जैसे आज आपने आगाज़ में कहा कि इस्लामाबाद में, भाई जेल में कल तो मेरे लड़के जो हैं वो साबिक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर PTI का रिजवान मुनव्वर है, उस समेत कोई अपना तुफैल मारत हैं, ये सारे लड़के अरेस्ट हो गए।
कुछ लोगों के घरों पे वो छापे भी पड़े। अमर शराजी लड़का बेचारा दूर दराज गाँव का है, वो उसको भी अरेस्ट कर लिया। हमारे तो कल परसों से वहाँ पे नईम पंजोता के घर पे छापा मारा। मतलब पंजाब में तो छापे मारना शुरू कर दिए। 1 लाख छापा 24 नवंबर को मारा इन्होंने पूरे पंजाब और इस्लामाबाद में। 1 लाख छापे का मतलब 1 लाख फैमिली। तो इतने ज्यादा लोग डिस्टर्ब। तो ये तो एक फस्ताई जबरी जो है ना रियासती दहशतगर्दी, रीन ऑफ टेरर वो है। और ये इस तरह घबराए हुए हैं। ये तो बिल्कुल शेख साहब की बात उनके तो ज़ाहिर है बुजुर्ग हैं, लेकिन ये कहना कि वहाँ जी महंगाई कम हो गई है तो आप भी नीचे बाज़ार में हैं, हम भी बाज़ार में होते हैं, तो आप पता कर लीजिए। लोग तो मेरे जैसी गालियाँ जज्बात हैं सबके महंगाई को लेके, तो वो इशू अपनी जगह है। हम ये कॉल दे रहे हैं और हमारी कोई चढ़ाई की कॉल नहीं है। इसके बाद लॉन्ग मार्च वगैरह तो नहीं अनाउंस कर रहे हैं? इसमें जावेद साहब हमने एक और स्ट्रेटजी जो देखे ना, हमने हुकूमत से तो मुज़ाकरात मुअत्तल किए, अपोजिशन के साथ नहीं किए। और हमारी एक मुलाकात में वज़ीर आज़म जो है वो मौलाना साहब के घर पे पहुंचे और मौलाना साहब ने अपोजिशन को एतमाद में लिया। और उनका मौक़िफ़ जो उस मीटिंग में था वो बड़ा जानदार मौक़िफ़ था। जो एलामिया भी आया वो एलामिया मौलाना साहब के साथ और बाकी जो जमातें हैं उनकी तायद से आया और उनकी अप्रूवल से आया। और इसीलिए जब शाइख खान साहब वो पढ़े थे तो तमाम ज़ुमा वहाँ पे मौजूद थे। हम एक ग्रैंड नेशनल एजेंडा के तहत तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये ग्रैंड एक मूवमेंट जो है पॉलिटिकल मूवमेंट, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर सियासी जमातें हैं, ना सिर्फ उनको साथ लेके आएंगे बल्कि जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, प्रॉपर एक मूवमेंट चलाने की। इस बार अगर हम फ्यूचर में जब सड़कों पे अगर हमारा आने का प्रोग्राम बनता है तो हम अकेले नहीं होंगे। और ये जो सारी मूवमेंट है इसको इमरान खान साहब की टैसिट अप्रूवल है, उनकी ताकीद के ऊपर, इंस्ट्रक्शन के ऊपर असद उमर साहब और उमर अयूब साहब ये और बाकी जो हमारे दोस्त हैं, हामिद रजा साहब हैं, मौलाना साहब हैं, शिबली भाई हैं और उमर अयूब भाई हैं, ये सारे जो हैं पीटीआई की तरफ से, फिर शाहिद खान अब्बासी साहब, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, अपना मौलाना साहब समेत, तो ये सारा तो हमारा एक अलायंस जो है ठीक है। होपफुल हैं आपके कुछ ना कुछ हो जाए इंशाल्लाह। हम उसकी वजह ये है कि हमारा एजेंडा नेशनल है, जाती एजेंडा नहीं। मतलब हमारे केसेस नहीं है, हमारी रिहाइयाँ नहीं है। हम जमहूरियत की रिवाइवल चाहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी चाहते हैं, हम आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया। ठीक हो गया, बहुत अच्छा। शेख साहब ये फरमाइए सर, ये देखें आपने फरमाया कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और इकॉनमी बेहतर हो गई है, महंगाई कंट्रोल हो गई है, बेरोजगारी कंट्रोल हो गई है, बहुत सारे आपने गिनवाए सारे अहदाफ और जो इशारे, ये बात आपकी दुरुस्त हो सकती है। लेकिन अब अगर अपोजिशन 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक जलसा करना चाहती है तो आपने उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब अदालत में गए, उन्होंने कहा जी यहाँ पे देखें मैच हो रहा है और हॉर्स एंड कैटल शो होना है, इस वजह से हम अलाउ नहीं कर सकते। तो अगर आपकी तरक्की और तामीर इतनी ज्यादा है तो फिर आपको खौफ क्या है? आप ओपन कर दें सर, करवाएं जलसा, क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, मैं ये समझता हूँ न्याजी साहब ने जो बात की उसमें काफी वजन है। देखिए जलसा तो इनका अभी तक जितनी भी कॉल इन्होंने दिए हैं इसमें तो कामयाबी नहीं हुई। मैं अभी आपको बताया कि मैं चिन्योट से अभी आज के दिन ही एक्सटेंसिव करके आया हूँ। लोग इस मूड में नहीं है कि वो इख्तलाफ करते रहे। अब लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई मसाइल का हल निकले, बैठ के कोई तरीकाकार हो। ये तो बहुत अरसा हो गया सियासतदानों ने लोगों को इसी तरफ ही लगाया हुआ है। ठीक है, जलसे में तो लोग हर कहीं आ जाते हैं और जलसा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन ये अब क्या उसकी कानूनी पोजीशन है मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन जलसे तो पॉलिटिकल पार्टियां करती रहती हैं। असल इनको समझने वाली ये बात है कि मुल्क के लिए कोई काम करें। अगर कहीं कोई ना कोई बेहतरी हो सकती है जो हो रही है, बजाय कि उसमें रखना डाले और यही कहते रहे IMF से कह रहे हैं कि कर्जा ना दें, लोगों से कहें कि रेमिटेंस, को कोई अंदाजा है कि क्या होता है? लोगों को कहते हैं कि रेमिटेंस ना दें। ये कौन से मुल्क की ये वफादारी है? और क्या लोग इनकी बातें उन्होंने मानी है? ये तो इंडिकेटर एक हो गया जब इन्होंने कहा कि आप रेमिटेंस ना करें तो क्या रेमिटेंस तो ज्यादा आ गई। तो ये तो इस बात की निशानदेही है कि मुल्क आगे बढ़ रहा है, लोग आगे। ये जानबूझ के जब से इन्होंने रोका हुआ है। देखिए, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि पिछले 35 साल हम पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ती रहे, जमहूरियत
के लिए कि जमहूरियत आए 35 साल से पहले पाकिस्तान को अगर 2 हिस्सों में तकसीम करें तो पहले 45 साल 1990 तक पाकिस्तान दुनिया में एक मिसाली था, और ये कोई डाउटफुल हर एक को पता है। इंडिया हमें चाह रहा था, मनमोहन सिंह मेरे सामने उन्होंने फोन किया डॉक्टर महबूब उल हक साहब को कि कुछ हमें भी बताएं कि किस तरह आगे बढ़ना है। हमारी करेंसी मजबूत थी, ये फिगर्स हैं जिस सबको पता है। 50% हमारी पर कैपिटा ज्यादा थी। बाद में जो हमने आपस में पॉलिटिकल पार्टियों ने ये जमहूरियत जरूर अच्छी चीज है, पर जमहूरियत का ये मतलब तो नहीं है कि सिर्फ असेंबली में और बाहर आपस में रंजिशें और एक दूसरे के साथ। भाई हम सब पाकिस्तानी हैं, अगर कोई आपके पास तजवीज़ है तो आप दें असेंबली में, हम बैठ के उस पर अमल करें। चार्टर ऑफ इकॉनमी कह के कई बार तो हमारे सारे लीडर सारी क़यादत को उठा के आपने जेलों में फेंका हुआ है, तो वो कैसे आपसे मशवरा करें, कैसे आपको मशवरा दें, कैसे आपके पास बैठे? इन्होंने जेलों में क्या नहीं, हमारे जब इनकी हुकूमत थी तो कौन से लीडर हमारा जेल में नहीं गया और 6-6 महीने और साल नहीं रहा, तो जेलों में भेजा हुआ। तो तब हम क्या ये कर रहे थे? वो कह रहे हैं साहब जनाब नहीं थे सर, बहुत सारे और भी नहीं थे। जी हाँ सब थे। तो हम क्या मुल्क के खिलाफ ये साजिश कर रहे थे? क्या बता देना हमारी हुकूमत में क्या हुआ। जेलों में तो उन्होंने भी डाले रखा और कहा, अमेरिका में ये कहा कि एयर कंडीशन भी नहीं होना चाहिए। और थोड़ी कहा था एवरफील्ड के अपार्टमेंट बनाए, रसीदें आपके पास थी नहीं तो फिर अंदर ही जाना था और की करना, बैठ जाओ। वो तो पनामा पेपर का था। कोई गल ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। नहीं मेरी क्यों नहीं मनता? मेरी मन देन तुसी गल मेरी मनो, मैं मनवा लेना। कोई गल ते आओ तो सही ना। चलो ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। हम सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ तो ਸਾਡੇ जेल ਜਾਣ ਦਿਓ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। मेरी गल किसी ने टाली कदी नहीं जे, मैनू मौका ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। हल कट देना, हल कटा देना ते बेहतर हल करे। खुदा दा ना इन्हें मुल्क वास्ते सोचो सारे मिलके। बिस्मिल्लाह करो सर, बिस्मिल्लाह। शेख साहब आपको दरमियान में आना चाहिए, दरमियान में आके पोजीशन ने एक डिमांड की है वो करवा दें। बिल्कुल बैठ के बात हो सकती है, हर किस्म की बात हो सकती है। आप डायलॉग जारी रखें, डायलॉग में मसलों के हल निकलेंगे। दुनिया में डायलॉग के अलावा कोई और ऑप्शन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो निकला नहीं। आप छोटी छोटी बात पे रूठ जाते हैं, क्यों नाराज होते हैं? आप हमारे अपने हैं, हम सब मिलके इकट्ठे हैं, एक ही मुल्क के खैर खां हैं। आप भी खैर खां हैं। मसला यही है कि हम इकट्ठे नहीं बैठ रहे, और इसका हल भी यही है कि आप सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। नहीं साहब, आपके पास मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मैं ब्रेक ले रहा हूं कि अल्टीमेटली इमरान खान साहब अचीव क्या करना चाहते हैं? एक कॉल के बाद दूसरी कॉल के बाद तीसरी कॉल, डिजायर क्या है खान साहब की? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नेसा ये फरमाइएगा, खान साहब की डिजायर क्या है, वो चाहते क्या हैं? एक कॉल के बाद दूसरी कॉल के बाद फिर एक कॉल, एक लेटर के बाद दूसरा लेटर, उसके बाद फिर लेटर, मुज़ाकरात, उसके बाद फिर मुज़ाकरात। अल्टीमेटली डिजायर क्या है खान साहब की? चौधरी साहब, जितनी मेरी कोई थोड़ी समझ बूझ है, और मुझे खान साहब को जांचने परखने का कहूँ एक बड़ा एक मेरा आइडिया, आल्दो पिछले 12-13 साल से मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है और बहुत कुछ जो तब्दील हो जाते इतने अरसे में। इमरान खान साहब बज़ाहिर उनके बहुत सारे उनके प्रॉब्लम हैं, और वो इस वक्त एक उनकी शदीद एक उलझन के अंदर है ज़हनी तौर पर। कितनी सामने आती है उलझन वो तो सब नहीं पता चलेगा, और ना वो किसी को पता चलने देंगे। लेकिन जो उनके एक्शंस हैं वो ये बताते हैं कि उनको अपनी पार्टी के ऊपर भी गुस्सा है, और उनको जाहिर है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और बाकी भी उन लोगों पे गुस्सा है। तो पार्टी के ऊपर खसूसन उनको मायूस भी हैं। आज भी उन्होंने जो आपके सामने आया कि अली मीन गंडापुर साहब के बारे में उन्हें गुस्सा किया है कि उनके जो काम हैं उनको सख्त नापसंदगी से देख रहे हैं। लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कि जब बुशरा बीबी 24 नवंबर को आई हैं, तो हकीकत यह है कि इमरान खान साहब ने 24 नवंबर का जो डी चौक में पहुंचा था, वो हुकूमत से ज़्यादा अपनी पार्टी को टेस्ट करना चाहते थे, वगैरह कोई रीज़न नहीं था। उससे पहले 3-4 हफ्ते पहले अली मीन गंडापुर साहब आए थे, और डी चौक पहुंचने के बाद बकौल उनके वो कोई 8-10 जिले फलांगते हुए पेशावर जा पहुंचे थे 2 दिन बाद।
तो उनके ज़हन वो ये इमरान खान साहब इससे बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे कि यार इतने वसाइल थे, सब कुछ था, और केपी से उनका ख्याल था कि टाटे माता समुद्र आएगा, तो चुनाचे में बुशा बीबी को निकाला, उनका ख्याल था कि तो नया फैक्टर आ जाएगा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ भी फैसल को मेरे ख्याल तजर्बा नहीं है। हमारे जो छोटे प्यारे भाई फवाद चौधरी साहब हैं, वो चूँकि एक्टिव पॉलिटिक्स में है, उनको इन सारी बातों को पता है। ये बंदे इकट्ठे करना जो 5-10 हज़ार बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप 10-15 हज़ार बंदा वाकई इकट्ठा कर लें तो आप समझें कि आप उसको 50-60 हज़ार की गिनती कर सकते हैं। ये 80 हज़ार की गिनती जो है ना पूरी नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब जब 26 मई 2022 को इस्लामाबाद अपनी वलवल अंगेज क़यादत में लाए थे और केपी की पूरी हुकूमत उनके साथ थी, और आपको याद होगा कि 26 की सुबह पहुंचे थे, 25 को चले थे, तो आपने देखा कि उनके साथ बंदे 3,000 भी नहीं थे। और साहब के सामने कासिम सूरी साहब ने कहा था कि खान साहब मजबूरी टच दें, और उनकी बॉडी लैंग्वेज में कितनी एक मायूसी थी, तकलीफ दे हद तक बंदे को जो है ना जिसको कह रहे तरस आता है। लेकिन मैं इन बातों में पढ़ने नहीं आता हूँ, लेकिन मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब की पब्लिक को सड़क पे लाने की जो पॉलिसी है उसमें ना पहले कभी जान थी ऐसे एहतजाजी जलसे जुलूसों में, ना मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई जान पड़ने का इम्कान है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है रॉकेट साइंस की जिसको समझने बूझने में कुछ बंदे को थोड़ी कोई गलती हो जाए। ठीक हो गए फैसल साहब, ये पार्टी के अंदर कोई रिफ्ट है आपकी कि कोई जाहिर है कभी गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं, कभी जुनेद अकबर साहब गायब हो जाते हैं, कभी दोनों आ जाते हैं, कभी दोनों गायब हो जाते हैं, कोई इशू है इसका? क्योंकि देखें अब 8 फरवरी करीब आ गए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तैयारी कोई नहीं किसी जगह पे भी। नहीं, तैयारी ठीक है, उधर अली अमीन भी उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जुनेद अकबर तो आज वैसे इमरान खान साहब नाराज थे मेरा ख्याल है। नहीं, वो नाराज नहीं थे, वो जो वहाँ पे वर्कर्स का आईजी जो आए हैं नए, उनकी शिकायत थी कि वर्कर्स के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है। ठीक है, तो ज़ाहिर है वो उन्होंने सीएम को कहना था, वो हर बात नाराजगी नहीं होती, ज़ाहिर है इमरान खान साहब बात करते हैं, ठीक है, अली से वैसे भी डायरेक्ट भी बात। आईजी साहब चाह रहे हैं कि वर्कर्स ना निकले। नहीं, आईजी साहब चाहे ना चाहे पीकेपी में तो वो निकलेंगे, और उनका ये काम भी नहीं है। बुनियादी तौर पर जो देखें बैलेंस हुआ है, बैलेंस ये हुआ है कि हुकूमती जिम्मेदारियाँ अली अमीन साहब ने ली हैं, और उनको डिज़ायर थी उनकी जुनैद अकबर खान को दिए हैं हमने इंतजामी खान साहब। अब जुनैद अकबर जो है ना वो बड़ा हमारा एक इंथुसियास्टिक वर्कर है, कमिटेड आदमी है। वो जब से आए आप केपी में ना, वो जो पार्टी का एक होता है ना पार्टी खड़ी होनी, वो उन्होंने शुरू की है, और इसी तरह से अली अमीन उनकी पूरी हेल्प करे। परसों भी जब मुतहदा अपोजिशन का इजलास है, उसके बाद जुनैद भाई और अली अमीन दोनों भाई वहाँ पे केपी सीएम हाउस में बैठे थे, इकट्ठे हो गए थे, और आज बल्कि वीडियो आई जो इनकी आई थी, और अली अमीन साहब का तो खैर बयान भी मैंने नहीं सुना, लेकिन सुना काफी तगड़ा बयान था। तो ये वो हमारी एक है, जिस तरह से अभी आलिया हमजा पंजाब में आई है, तो देखें ना वो कितनी एंथुसियास्टिक वर्कर हैं, और वो कर रही हैं। ये 8 तारीख को के बाद आप देखेंगे चेंजिंग्स, अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं होगी ना तो चेंजिंग्स आएंगी। अब पार्टी में जो लीडरशिप शो अप नहीं करेगी कारकुनान के साथ, वो भी अपना साथ देंगे। ये इस तरह से नहीं है कि 26 और 5 को वो घर पे बैठ के जो नहीं आए, अली अमीन को सारों ने तनकीद तो की, भाई वो आया तो था। मतलब ये तो खान साहब तो पहुंच ही नहीं सके थे दोनों दिन। हाँ, वो तो चले, एक नाम लेना जरूरी नहीं है। शेख वकास अकरम साहब है, वो भी नहीं पहुंच सके, सलमान अकरम राजा साहब नहीं पहुंच सके। अच्छा, मतलब जो मैं मना किया था लाजमी नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ जो नहीं पहुंचे। बात यह है कि ये इनके अलावा भी तो बहुत सारे हैं ना, देखिए ना, इनके अलावा भी बहुत सारे। ठीक है, MNAs MPs आप देखें ना, वो मैं जो उस वक्त भी मैंने कहा था कि अली के ऊपर वो तनकीद करें ना जो डी जॉब में मौजूद थे, जब खुद नहीं मौजूद थे तो वो अली को कैसे तनकीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो वहाँ पे पहुंचे तो है ना, 26 को भी पहुंचे, 5 को भी बैठे, बाकी जो पहुंचा उससे गिले बन गए, जो नहीं आए उनकी बात ही कोई नहीं करता। ये ऐसा नहीं होना। ये हम वर्कर जो है ना PTI के, हम यकीन करें जावेद साहब, जब वज़ीर-ए-आज़म भी थे ना इमरान खान साहब, यकीन माने इन टच भी थे, और हम बहुत सारी बातों पे उनको मशवरा भी देते थे, बहुत सारी बातें वो मान लेते थे कि हाँ ये ठीक है, और वो चेंज हो जाते थे। इमरान खान साहब जो है ना, उनकी परसेप्शन ऐसे क्रिएट की, बड़े हार्ड स्टबर्न है, मानते नहीं है, वो इतने परसुएड होने वाले वो आदमी, अगर आप लॉजिकल बात करें, डूएबल बात करें, वो बिल्कुल परसुएड होते हैं। और मेरे लिए तो कभी भी मुश्किल नहीं हुआ टू रीजन विद देम, या वो मुझे करेक्ट कर देते हैं कि यार नहीं, इस तरह से ये तुम्हारी सोच गलत है, ये ऐसे है, या जब अगर कोई हो तो वो पर एग्री करने में तो 1 मिनट में एग्री करते हैं। सो ही इज नॉट अ स्टबर्न पर्सन एट ऑल, परसुएड होते हैं। बाकी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को मैं यकीन दिलाता हूँ
कि बचपन से हमारा काम इलेक्शन लड़ना नहीं है, सियासत करना है, जलसे भी करने आते हैं। और इनके जो छोटे भाई और मेरे बड़े भाई जो हैं उनके जलसे जुलसे मैं ही अरेंज करता रहता हूँ। ठीक हो गया, मुझे ब्रेक लेनी है। शेख साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि 8 फरवरी से पहले क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया, इस्लामाबाद के अंदर भी स्टार्ट हो गया और पंजाब के अंदर भी स्टार्ट हो गया। तो ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उसको हम पुलिस के जरिए कब तक रोकते रहेंगे? अगर पुलिस का कोई काम तो कुछ और है ना जी, और उस और काम के बजाय अगर हम उससे पॉलिटिकल काम लेंगे तो ज़ाहिर है फिर ना लॉ ऑर्डर ठीक होगा, ना ही उसके साथ साथ पॉलिटिक्स ठीक होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये क्रैकडाउन दोबारा शुरू हो गया है, अब एक जलसा होना है 8 फरवरी को। मुझे लगता है आप उसको एक मूवमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो ये पुलिस से कब तक हम एक सियासी काम लेते रहेंगे? उनका काम तो है ही नहीं कि सियासी जलसों को रोकते रहें या सियासी जलसों का इंतजाम करते रहें। चौधरी साहब, ये एग्रेजरेटेड बात है। मैं कई बार आपको बताया कि मैं आज ही हल्के से आया हूँ और हमारे फैसलाबाद डिवीजन की 4 जिले जो हैं, चनियोट, झंग, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद, इसमें से 18 में से 15 सीटें इन्होंने जीती हुई हैं, इनके MNA हैं। तो वो तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ क्रैकडाउन होता। एक भी बंदा मुझे नहीं पता चला चनियोट जिले में किसी एक के खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन हुआ। मैं अभी पहुंचा हूँ वहाँ से, चनियोट से। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये एग्रेजरेटेड बातें, कुछ ना कुछ हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हमारे यहाँ तो कोई मैंने सुना भी नहीं किसी किस्म की, और मैं बड़े अथेंटिक आपको बात कर रहा हूँ। अब ये जलसा इन्होंने करना है, सिर्फ ये जलसा ही खेलते रहेंगे, पर ये आखिर में इवेंचुअली तो इनको भी बैठना ही है ना। तो जब हम ऑफर इनको दे रहे हैं, बार बार हमारे लीडर भी कह रहे हैं, तो इनका जो आपने पूछा वो सवाल बड़ा अहम है कि चाहते क्या है। क्या मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे? मुल्क जब देखिए ना, बाहर वाली इन्वेस्टमेंट है तभी आएगी ना जब यहाँ माहौल बेहतर होगा। अगर हम अपराध में यही परसेप्शन देंगे, पाकिस्तान का परसेप्शन जो है खराब हमने किया हुआ है। वैसे हालात, कोई आता है ना बिजनेसमैन यहाँ, वो कहते हैं यहाँ वो नहीं है जो मैं सुन के आया था। अब बात यह कि इनका तावन तो हमें चाहिए, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है और इनके काफ़ी इलेक्टेड लोग असेंबली में हैं। ये क्या चाहते कि हैं कोई समझ नहीं आई। जब डायलॉग हो रहे थे तो डायलॉग में ये बजाय कि उसको कंटिन्यू रखने के, उसमें देखे ना, उसमें बार्गेनिंग होती है, गुफ्तगू होती है लाजमी हर डायलॉग में, और इनको उसका बेनिफिट पहुंचता। मैं तो बड़ा खुश था कि पाकिस्तान बड़ी अच्छे पॉजिटिव जो इख्तलाफात हैं उसको एक तरफ रख के हमको बातें मसले का हल, क्योंकि पॉलिटिशियन का काम ये होता है चीजों को सुलझाना। तो ये सही बात है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सका ना शेख साहब, जो बड़ी बदकिस्मती है मुल्क की। हम मामलात को सेटल कर ही नहीं सकते, ये करना ही नहीं चाहते, ये इशू है हमारा। नहीं साहब, आपकी तरफ आने से देखिए, रमजान शुगर मिल का केस था, जब इमरान खान साहब का दौर था तो उतनी ही एक्टिविटी गवर्नमेंट दिखाती थी इस केस के ऊपर जितनी इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उस पर यह गवर्नमेंट दिखा रही है। और होता यह है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं आपके ऊपर केस, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो केस खत्म हो जाते हैं। कल को इमरान खान साहब के सारे केस भी खत्म हो जाएंगे, तो फायदा क्या इन केसेस का? रमजान शुगर का केस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, चनियोट का है। मैं जानता हूँ उस बस इस खामखा हर चीज को हम एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से उलझाए रखना या उसके खिलाफ एक्शन करना। कोई बैठ जाए इनकी बातें कई। सर 16 अरब रुपए की अपने मनी लॉन्ड्रिंग है, हजूर अनवर मकसूद चपड़ासी वाला केस है, मशहूर जमाना, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जिस जज ने आपको चढ़ा उसको इंफॉर्मेशन कमीशन में आपने नौकरी दे दी है। वो ओपन एंड शट केस था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, जिसपे माशाल्लाह जनरल बाजवा के साथ आपने डील करके वो भी केस ड्रॉप करा लिया, अपने प्लेटलेट्स करा के भी डील कर ली। ये अपना अब आपको कहते हुए बुरा भी लगता है। आप तो अदालतों में जाते हैं, अदालतों ने फैसले किए ना। अभी आप तो खुद सब इतने कॉम्पिटेंट लॉयर हैं। अदालतें सर, इधर अदालतें भाग के बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे चला जाता है जब बात हुई होती है। आपको भी पता है, हमें भी पता, प्लेटलेट्स किसने गिराए थे, किसने ऊपर गिराए किए थे, जब जो कोडी करके चढ़ गए थे। नहीं साहब ये फरमाइए सर, इन केसेस का क्या फायदा दी? जब गवर्नमेंट में आता है सारे केस उड़ जाते हैं सर। ये तो मेरा ख्याल है कि आप इसको बड़ा 30 साल, जी हाँ 30 साल तो चौधरी साहब इस बात को हो गए हैं। बल्कि मैंने देखा है कि हर दौर के अंदर यही हुआ है कि एक, और इमरान खान साहब खुद भी कहते रहे हैं, इससे पहले भी होता रहा कि जरदारी साहब जेल से यहाँ पे हमने 92 के अंदर सीधा
वजीर President House। पानी बदने देखा था, बहुत सारे लोग जेलों से निकल के आए थे। देखो क्राइसिस ये है कि ये तो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत अगर शुरू कराती है तो ख़त्म क्यों नहीं कराती। इमरान खान साहब को खुद देखना चाहिए, अगर बाजवा के वक्त में इतने कमज़ोर थे कि वो मुकमुका कर रहे थे, इमरान खान साहब बेबसी से देख रहे थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई एक्सक्यूज़ है। वो तो कहते हैं ना कि उनको फौरन रिजाइन कर घर आ जाना चाहिए था, लेकिन क्राइसिस ये था कि घरों घर ही साहब मामला था। जनरल बाजवा, उनका भी डैडी शहबाज शरीफ साहब के भी डैडी बाद में वो ही सारा कुछ जो 5.5 है इमरान खान साहब के वो डैडी रहे हैं, और उनके बाद 4-6 में शहबाज शरीफ साहब का। कौम को चाहिए कि बाजवा साहब के कम 6 साल हैं, उसके 5.5 साल के साथ इमरान खान साहब से ले। जब ये तय हो गया सारी पार्टी तहरीक इंसाफ मुस्लिम सारे मुतफिक हैं कि बाजवा पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जर्नैल था और पाकिस्तानी फौज को जो नुकसान पहुंचाया उसका तो हिसाब किताब मिल के ले लें। और उसके बाद तो आपको ये कहना कि मुझे नहीं पता था, ये कहना मुझे काली फारिशा के ऊपर केस बना, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर देना जनरल बाजवा साहब के फैज हमीद के कहने पे, तो ये तो खैर खुद अपनी दाव पे गौर करे। तो आखिरी बात यह है कि मुझे वाकई नहीं पता कि फैसल छुपा रुस्तम है, जिनके कहने पे लॉन्ग मार्च लॉयर। अच्छा जो मैं कहता फैसल मेरा ख्याल नहीं जो मुझे नहीं पता था, मैं समझ रहा था कि 26 नवंबर 2022 मैं एक एक मिनट रुकिएगा, नहीं सब रुकिएगा, बड़ी मजेदार बात कर रहे हैं फैसल साहब। ये 26 नवंबर को तो सर नहीं, वो हफीज साहब कह रहे हैं 2022 को आपने कहने पे लॉन्ग मार्च किया था ना, जो जिसमें वजीराबाद में गोली लगी थी, 26 नवंबर को वो उसकी बात करें, कह रहे कि बाजवा के कहने पे किया। तो मैंने कहा बाजवा तो घर बैठा हुआ है, तो जिसने कहा उसको भी तो 109 में रख ले। वो आप मेरा ख्याल करें ना जी, एतराफी बयान दे दें एक, हमने तो उनके कहने पे किया था। नहीं, वो तो क्योंकि फैजल नाज़ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि उनके कहने पे किया था, तो बड़े मोतबर आदमी है, तो उनकी स्टेटमेंट को आप सीरियसली तो अगर फैसल ये तो मेरे ख्याल बहुत कुछ निकल आएगा। मेरे नहीं ख्याल कि जी अब हिडन रहेगा, क्योंकि जो बंदा पकड़ रखा है ना वो भी कोई तोते की तरह बोलेगा, वो कहते हैं ना कनेरी की तरह गाएगा, वो कुछ ना कुछ तो होएगा ना। चलो फैज हमीद का ऐसे तो नहीं अब चला जाएगा कोई इतनी पता नहीं वो केड़ा बंदा पकड़े, वो बोलता ही नहीं पिया इन दिनों। ठीक हो गया, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।